हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम 16 एंड 17 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या आंसर हैं उसके। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो वो 1998 में इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन बैंक के MD CEO कौन है। हम पहले भी इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। शांति लाल जैन जो है वो MD CEO हैं इंडियन बैंक के। और एक और बात, जब भी हम किसी बैंक वगैरह से कोई भी बात रिलेटेड होती है ना, और कोई भी ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, तो उसके मर्जर्स भी याद रखने हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मर्जर्स हो रहे हैं, तो हमको याद रखना है। इंडियन बैंक की अगर बात करें, इंडियन बैंक का मर्जर इलाहाबाद बैंक के साथ हुआ है अप्रैल 2020 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सेफ मदरहुड डे हमने कब ऑब्जर्व किया था, तो वो 11 अप्रैल को किया था। ओके। अब एक मैंने ये कहा था उसमें कि एंडी मरे जो हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, तो वो रह चुके हैं वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। किसी एक स्टूडेंट का उसमें कमेंट था कि राफेल नडाल हैं, बट इसमें क्या होता है, जो ATP की रैंकिंग होती है ना, वो बाय टाइम जितने जितने मैचेस कोई भी टेनिस प्लेयर खेल रहे हैं उसके साथ वो चेंज होती रहती है, तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे चेस प्लेयर्स हैं, चेस के ग्रैंड मास्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है ना। ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक एक ही इंसान अपने पॉइंट्स को बढ़ा के रख रहा है, तो वही टॉप पे है। बाकी इसमें जैसे जो स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने कहा था कि राफेल नडाल हैं, मेरे हिसाब से एंडी मरे मतलब वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। ठीक है। राफेल नडाल उन्होंने बोला था, तो अभी वो राफेल नडाल जो है नंबर 4 पे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टॉप पे हैं वो रशिया के डेनिल मेडवेडेव हैं। ठीक है, डेनिल मेडवेडेव, ये रशिया के फ़िलहाल के लिए नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। पिछले कल यानी 16 जून की क्या इंपॉर्टेंस थी। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस को मनाया जाता है पिछले कल। मतलब कि जितने भी लोग, जितने भी काम करने के लिए लोग यहाँ से बाहर गए हुए हैं, या कुछ लोग यहाँ भी आए हैं, मतलब दूसरी कंट्री में जो भी लोग जाते हैं, वो अपने घर के लिए, अपने पीछे जितने भी उनके लोग रह गए होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स, उनको जितनी भी रेमिटेंसेस भेजते हैं, मतलब जितनी भी करेंसी भेजते हैं, उसका ये एक डे होता है। ठीक है, तो उनके लिए, उन वर्कर्स के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। अपने घर को जो पैसा वो भेजते हैं उसके लिए। थीम क्या थी इसकी? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इनके लिए क्या मतलब, इन वर्कर्स का क्या रोल होता है? इन वर्कर्स के थ्रू ना फॉरेन करेंसी आती है हमारे पास। ठीक है, या जो भी कंट्री होगी। अब अगर यहाँ से कोई बाहर गया तो उनके पास इंडियन करेंसी जाएगी, और हमारी अगर बात करें तो अगर US डॉलर्स या कोई भी और करेंसी में हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, फॉरेक्स हमारा बढ़ रहा है ना। तो मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स बढ़ रहे हैं हमारे पास, तो वो हमारे लिए अच्छा, हमारी इकॉनमी के लिए, उसके लिए वो अच्छा हो गया है ना। तो इसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम हमने डिस्कस कर ली है। अब आज का क्या दिन है, आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है? आज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। जितनी भी डिजर्टिफिकेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों को बिल्कुल काट के ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसके लिए, और उसकी वजह से ड्रॉट मतलब कि जो सूखा पड़ रहा है, उसके लिए ये जो डे है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब उसके लिए जितने भी स्टेप्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, उठाए जाने चाहिए, और वो स्टेप्स जो हमें नहीं उठाने चाहिए, उन दोनों को ये जो डे है ये हाईलाइट करता है। ठीक है, मतलब कि और ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए, और ड्रॉट्स के लिए मतलब ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हमेशा जब भी डिजर्टिफिकेशन, अगर आप डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट कर लो तो आप ड्रॉट को अपने आप कॉम्बैट कर लोगे, बिकॉज पेड़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है बरसात होने में, और बरसात की वजह से ही, बरसात ना होने की वजह से ही सूखा पड़ता है। तो ये क्योंकि बहुत मेजर एक इशू आ रहा है आजकल, तो ये वाला डे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोर देन दैट, ये वाला डे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 17 जून को हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या है इसकी? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ये इस बार की इसकी थीम है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा था, आई गेस लास्ट ईयर भी यही थीम थी इसकी, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2021 की भी इसकी यही थीम थी। इन्होंने ये दोबारा कंटिन्यू की है शायद इस बार। हाँ, लास्ट ईयर भी यही वाली इसकी थीम थी, इस बार फिर से यही वाली थीम है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी फॉर ड्रोन्स? कौन सी ऐसी स्टेट बन गई जिसने ड्रोन्स के लिए एक पॉलिसी अप्रूव कर दी, और वो पहली ऐसी स्टेट बन गई इंडिया में? तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ पर ड्रोन्स के लिए जो पॉलिसी है उसको अप्रूव कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं आपके जयराम ठाकुर, उन्होंने अप्रूव किया इस पॉलिसी को। तो हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिधर ड्रोन पॉलिसी का अप्रूवल हुआ है, जिसकी वजह से जो ड्रोन्स का यूज़ है पब्लिक में वो हो जाएगा वहाँ पर स्टार्ट। ठीक है। द पॉलिसी विजन्स टू क्रिएट ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ गरुड़। अब गरुड़ जो इनिशिएटिव है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है काफ़ी। ड्रोन्स वगैरह हम जितने अब ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सिक्योरिटी सेक्टर हो, उन सब चीज़ों में, तो उसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि गरुड़ का क्या मतलब है। गरुड़ की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स जो है गरुड़ की फुल फॉर्म है। तो ये सारा इकोसिस्टम इस पे ही बेस्ड है, जो आपका ड्रोन इकोसिस्टम है ना, वो सारा इसी गरुड़ पे ही बेस्ड है। उसी को और थोड़ा यूज़ में लाने के लिए ये जो पॉलिसी है ये एक्सेप्ट कर ली गई है हिमाचल प्रदेश में। द एम इज़ टू प्रोपगेट द यूज़ ऑफ ड्रोन एनेबल टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ड्रोन की वजह से हमारे को फ़ायदा ले सकते हैं हम फ़ायदा? डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, और भी बहुत सारे इसके रीजन होंगे और यूजेस होंगे। ठीक है, तो मेन ये आपको ये याद रखना है, इन सब जगहों पे हम ड्रोन की वजह से और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या पार्टनर इनोवेशन सेंटर। ये एक इनोवेशन सेंटर है ब्रिक्स का। उन्होंने एक MOU साइन किया है फॉलोइंग में से किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ। तो कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है ये आपसे पूछा है। तो अगर आपको इसका हल्की सी आपके ब्रिक्स वाला जो न्यूज़ है आपने पहले कवर की होगी, ब्रिक्स के लिए जो भी ब्रिक्स की नॉलेज होगी अगर आपको पहले, तो आपको पता होगा कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी था जिसको पहले ब्रिक्स बैंक ही कहते थे, बट अब उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो उसी के साथ MOU साइन हुआ है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो पहले ब्रिक्स बैंक होता था उनके साथ ये MOU साइन किया है ब्रिक्स पार्टनर ने। ओके, अब इसमें बताया है कि ये जो MOU साइन हुआ है ये हुआ है टू फैसिलिटेट बायलेटरल कोऑपरेशन एंड प्रमोट कॉमन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़। अब ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी कॉमन एक डेवलपमेंट हो सके और उनके जितने भी मतलब इश्यूज़ रहते हैं ना कोऑपरेशंस वगैरह के, वो थोड़े रिजॉल्व हो सके और उनकी कोऑपरेशन वगैरह उनमें और अच्छी हो सके। ठीक है, उसके लिए ये जो MOU है ये साइन किया गया है। द एम ऑफ दिस MOU इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ब्रिक्स कंट्रीज़ एज वेल एज अदर एमर्जिंग मार्केट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब मेन इसका एक और रोल है कि SDG जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिन पे आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, तो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके ब्रिक्स कंट्रीज़ में और इवन और कंट्रीज़ में भी, वो भी इस MOU का एक एम है। इट ऑल्सो पेव्स वे टू कोलैबोरेट इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, पीपल ट्रेनिंग एंड जॉइंट रिसर्च। तो मतलब कि अगर कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या पीपल की कोई भी ट्रेनिंग है, कोई रिसर्च कर रहे हैं जॉइंटली, ये वाली कंट्रीज़ ब्रिक्स वगैरह जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है, तो उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके ना, वो हर एक कंट्री की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास, मान लो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी है, वो भी हम शेयर करें और बाकी भी, मतलब एक कोलैबोरेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके एक अच्छी और बेहतर तकनीक से इन सब एरियाज़ में वर्क किया जा सके, उसके लिए ये MOU हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। जो SSB है, सशस्त्र सीमा बल है, उसके नए DG अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो कौन है वो? उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है कुमार राजेश चंद्रा को। पहले ये थे, अब ये हो गए हैं। ठीक है, ये संजय अरोड़ा और जुल्फिकर हसन के बारे में हम अभी देखते हैं आगे डिटेल्स में। तो सुजॉय लाल थाउसेन जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं नए DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल। थाउसेन जो हैं वो अभी क्या सर्व कर रहे हैं, अभी क्या हैं वो, अभी उनकी जो डेजिग्नेशन है वो है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं अभी, बट अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का DG। ठीक है, अब इन्होंने जैसे सक्सीड किया है कुमार राजेश चंद्रा को, जब इनकी रिटायरमेंट हो गई थी दिसंबर में, तब से लेके ये सीट वेकेंट थी। ठीक है, इसका एडिशनल चार्ज मिला था, वो किसको मिला था? संजय अरोड़ा को। संजय अरोड़ा क्या हैं, क्या सर्व कर रहे हैं? वो DG हैं आपके ITBP के। ITBP है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, उसके जो DG हैं उनको एडिशनल चार्ज मिल गया था कि सशस्त्र सीमा बल के भी एडिशनल DG यही बन गए थे। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट है वो मिल गई है सुजॉय लाल थाउसेन को।
और सशस्त्र सीमा बल है क्या? ये जो है ये जो बल है या ये जो फोर्स है ये इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, गार्ड करती है। कौन से बॉर्डर्स? इंडिया के कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर्स हैं? नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करती है, उनको गार्ड करती है, वहाँ से मतलब इंडिया को गार्ड करती हैं ये वाला जो सीमा बल है, ठीक है, ये जो फोर्स है। अच्छा, अब जुल्फ़िकर हसन भी ऑप्शन में हमने देखे थे, तो उनका क्या रोल है? उनको भी अपॉइंट किया गया है, उनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है एज द न्यू डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ब्यूरो में इनको डीजी बना दिया गया है, जुल्फ़िकर हसन इनका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैव वॉन द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021? हुआ इस साल है बट 2021 में नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल हुआ है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पिछले साल ही हुआ था, ठीक है। ये होस्ट कहाँ हुआ था? हरियाणा में। इसके विनर कौन है इस बार के? 4th एडिशन थी ये। विनर कौन है 4th एडिशन के? तो ये हमसे पूछा, इसका आंसर है आपका हरियाणा। जिन्होंने होस्ट किया था वही विनर है। हरियाणा ने होस्ट किया था, पंचकुला हरियाणा में ही हुआ था और हरियाणा ही इसमें जीता है विद 52 गोल्ड मेडल्स। अब ये जो 4th एडिशन थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ये होस्ट की थी हरियाणा में। कहाँ पर? ताऊ देवी लाल स्टेडियम, पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। 4 जून से लेकर 13 जून तक के बीच में ये इवेंट चला था। हरियाणा इसमें जीता है, मैंने आपको बताया 52 गोल्ड मेडल्स के साथ। सिर्फ गोल्ड के ही 52 मेडल्स हैं इसमें, 9 सिल्वर मेडल्स हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं हरियाणा ने। उसके साथ हरियाणा ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो सेकंड और थर्ड नंबर पे, इनके हम सिर्फ गोल्ड मेडल्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिल्वर और ब्रॉन्ज है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल्स हैं 45 और कर्नाटका के गोल्ड मेडल्स हैं 22, ठीक है। फर्स्ट हरियाणा है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड कर्नाटका है। अब दिस वाज हरियाणाज सेकंड KIYG टाइटल। पहले भी जो इनॉग्रल 2018 में स्टार्ट हो गया था ना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो 2018 में स्टार्ट हुई थी। तो जो 2018 वाली एडिशन थी फर्स्ट वाली, वो भी हरियाणा ने जीती थी और अब ये सेकंड टाइटल हो गया हरियाणा का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। और इसमें इस बार क्या था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थी, इससे पहले इसके कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ये 4th एडिशन में इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो कौन कौन स्पॉन्सर्स थे? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इनका स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। और जो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, वो इनका एसोसिएट स्पॉन्सर था। तो ये दो स्पॉन्सर्स थे, SBI और PNB, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। और ये पहली बार स्पॉन्सर किया गया है ये वाला जो आपका गेम्स है, तो इसलिए आपको याद रखना है SBI टाइटल स्पॉन्सर था और PNB जो है वो एसोसिएट स्पॉन्सर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द 34th एडिशन ऑफ IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? अब जो IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ये होता है ना, इंडेक्स होता है ना, ये हर साल रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस बार इसकी 34th एडिशन थी। हमसे पूछा है कि 34th एडिशन के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया इस इंडेक्स में 37th है, ठीक है। 37th पोजीशन है इसमें इंडिया की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेल्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इनकी द्वारा निकाली गई एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 6 पोजीशंस आगे बढ़ा है। पहले पिछले साल की अगर रिपोर्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंग 43rd रैंक थी इंडिया की, तो इस बार उसने इम्प्रूव किया है, इस बार रैंक है 37th, ठीक है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमीज़। एशिया की पूरी इकोनॉमीज़ में इंडिया जो है वो शार्पेस्ट राइज था, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया इसने, ठीक है। डेनमार्क ने ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप किया है इस इंडेक्स को। डेनमार्क के बाद सेकंड पोजीशन में इसमें स्विट्ज़रलैंड है और थर्ड पे सिंगापुर है, ठीक है। डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एंड सिंगापुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिस्पेक्टिवली। और इंडिया की क्या पोजीशन है? 37th। 43rd भी आपके पास ऑप्शन में होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सिमिलर रहते हैं हमेशा, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 37th रैंक है इंडिया की। एक ऐसा करना, जो रैंक्स वगैरह होती हैं ना, क्योंकि और भी बहुत सारी इंडेक्सेस आएंगे, तो उनकी जो भी रैंक्स रहेंगी इंडिया की, वो अलग से एक जगह पर बना लेना, कोई एक पेज पे अलग से लिख लेना कि इस इंडेक्स के अंडर ये रैंक है इंडिया की और ये टॉप एटलीस्ट फर्स्ट 2 कंट्रीज़ वहाँ पर लिख लेना और इंडिया का जो पोजीशन है वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन वाटर कोऑपरेशन विद इजराइल?
इजराइल के साथ इंडिया की कोई एक ऐसी स्टेट है जिसने एक वाटर कॉपरेशन पे MOU या एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, तो कौन सी स्टेट है वो? हरियाणा। आज हरियाणा काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर है। हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ जिसने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की है इजराइल के साथ, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट पे। तो द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड इजराइल हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। वाटर की मैनेजमेंट हो सके और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये जो MOU है या ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है इसको साइन किया है। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इवेंट एज इजराइल। अच्छा, इसमें क्या है, अब मेन क्या है ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इजराइल की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थी उनको 30 साल कंप्लीट हो गए थे इस बार, और इसी में ना 30 साल की कंप्लीशन की ही वजह से इंडिया और इजराइल ने एक और भी स्टेटमेंट साइन की है, अडॉप्ट की है, विजन स्टेटमेंट। ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। विजन स्टेटमेंट नाम है इस एक स्टेटमेंट का, ये अडॉप्ट किया है इन्होंने ताकि इनके जो डिफेंस कॉपरेशन है उसमें थोड़ा और सुधार लाया जा सके, उसको और इम्प्रूव और स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। इंडिया और इजराइल के बीच में विजन स्टेटमेंट साइन हुई है जिसका मेन पर्पस है डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन। ओके, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप में ना बहुत एक मेजर रोल प्ले किया है इसने हमेशा से वाटर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन की वजह से इजराइल और हरियाणा, स्पेशली लाइक इंडिया, हरियाणा यहाँ पर इंडिया में ही है तो फिर इंडिया को ही रिजेंबल कर रहा है, विल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप इन दी वाटर मैनेजमेंट सेक्टर। अब क्योंकि हमेशा वाटर मैनेजमेंट या वाटर के इश्यूज़ को ही इसमें मेन पर्पस था, जो इनके लिंक का एक मेन पर्पस था, तो उसको और थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर को। उसकी वजह से जो इनकी रिलेशनशिप है इंडिया और इजराइल की, ये भी काफ़ी स्ट्रेंथन होगी। इजराइल विद शेयर नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इजरायली टेक्नोलॉजीज़ फॉर हरियाणाज डेवलपमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट सेक्टर। अब हरियाणा या इंडिया का जो भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसमें इजराइल जो है अपनी कुछ टेक्नोलॉजीज़ या अपनी कुछ टेक्निक्स को शेयर करेगा ताकि यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा और सुधारा जा सके और वाटर की मैनेजमेंट और प्रॉपरली हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अब हुरून ना काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकालता रहता है, तो हुरून की इस बार ग्लोबल 500 रिपोर्ट है एक, कौन सी, मतलब लाइक मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की एक रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं उनकी रिपोर्ट है ये, बट हमसे पूछा गया है कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका बहुत ऑब्वियस आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एटलीस्ट फिलहाल बहुत ऑब्वियस आंसर है, हर जगह रिलायंस ही टॉप कर रही है इस टाइम, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही आंसर है इसका। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लीड्स अमंग दी लोकल एंटरप्राइजेस। क्या इनका वो रहा है, जो इम्प्रूवमेंट रही है वो 20.5% की रही है पिछली बार के हिसाब से, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो रिलायंस जो है वो 54th रैंक पे है, ठीक है। ग्लोबली 54th पे है, इंडिया की कंट्रीज़ के हिसाब से इंडिया की हिसाब से देखा जाए तो 1st रैंक पे है इंडिया की कंपनीज़ के हिसाब से। टोटल इंडिया के जो इस 500 की लिस्ट में रहे हैं, टोटल 11 प्राइवेट इंडियन फर्म्स रहे हैं, ठीक है, जो टोटल टॉप 500 में, और इंडिया का इसके हिसाब से 10th नंबर है ऑन द चार्ट। मतलब कि ये जो 500 वाली लिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ इंप्रूव कर रही हैं उसके हिसाब से 10th नंबर पे है इंडिया, और इंडिया के टोटल 11 प्राइवेट फर्म्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा, ग्लोबली इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? एप्पल ने। ओके, एप्पल ने इसको टॉप किया है, और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, थर्ड पे अमेज़ॉन है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको प्रॉपर एक बार याद रखना, फर्स्ट पे एप्पल, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अमेज़ॉन, और इंडिया या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 54th पे, ठीक है। 8th क्वेश्चन आपके पास है, दी थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय जूलियस बियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। ये वाला क्वेश्चन के पहले भी आया था कि एक ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं जिसके अकॉर्डिंग ये दिखाया जाता है कि वेरियस पैरामीटर्स पर ये जज करते हैं कि कौन सी सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा महंगी है रहने के लिए, ठीक है। तो इस बार भी ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट रिलीज़ किसके द्वारा की गई है? जूलियस बियर के द्वारा। तो हमसे पूछा गया कि इस बार इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? इस बार भी इस लिस्ट को शंघाई ने टॉप किया है, लास्ट टाइम भी शंघाई ने टॉप किया था, इस बार भी शंघाई ही इसको टॉप कर रहा है। सेकंड पे इसमें लंदन है,
3rd पे ताइपेई है और 4th पे हांगकांग है। ओके, डिटेल्स थोड़ी सी देखते हैं। एशिया दोबारा इसमें जो है मोस्ट एक्सपेंसिव रीजन इन द वर्ल्ड हो गया है, ठीक है। रीजन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एशिया इसमें अभी भी मोस्ट एक्सपेंसिव रीजन है पूरी दुनिया में। ओके, शंघाई फर्स्ट पे है। एशिया कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड विद 4 सिटीज़ इन द टॉप 5। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप 5 जो सिटीज़ हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें से 4 तो एशिया की ही हैं। तो इसलिए एशिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर एक रीजन ऐसी देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जहाँ पर हम रहने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे को देखने पड़ेंगे, वो एशिया ही है, ठीक है। आउट ऑफ द 24 सिटीज़ सर्वेड, शंघाई हैज़ टॉप्ड। ये काफ़ी रिपीट हो गया वाला पॉइंट, बार बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। ये 24 सिटीज़ का ये सर्वे था टोटल, इसमें सिर्फ 24 सिटीज़ को सर्वे किया गया था जो मेन ऐसी थी कि हाँ ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं हर एक कंट्री से, या मतलब एक ऐसा होता है कि हर एक कंट्री से देख लेते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 24 सिटीज़ ही थी, बट मेन जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो 24 सिटीज़ का ये सर्वे था, ठीक है। तो इसमें लंदन, ताइपाई, हांगकांग, सिंगापुर। अभी हमने शंघाई तो देख लिया, तो फर्स्ट पे शंघाई था, सेकंड पे हमने डिस्कस किया लंदन, 3rd पे ताइपी, 4th पे हांगकांग और 5th पे सिंगापुर है। अब आप अगर ध्यान दें यहाँ पर लंदन के अलावा बाकी चारों जो हैं वो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये भी और ये भी। तो लंदन को छोड़ के ये जो 5 हैं ये भी एशिया की हैं, और इन्होंने ही एशिया को अभी कंटिन्यू करवा दिया है कि वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रीजन बन सके। ओके, अब इसमें इंडिया की भी एक सिटी आई है, मुंबई। 24 सिटीज़ का ये सर्वे था ना, तो 24th रैंक ही है इसमें मुंबई की। मुंबई इसमें लास्ट रैंक पे, बट मुंबई भी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जगहें जहाँ पर हम रहेंगे और सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव रहेंगी, उनमें से मुंबई भी एक हो गई है। 24 सिटीज़ में 24th रैंक पे ये, ठीक है। ये अकेली एक ऐसी इंडियन सिटी है जो इस लिस्ट में है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मुंबई 24th नंबर पे इस पर। अब आज के पॉइंटर्स पे आ जाते हैं। ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ II ओवरटुक थाईलैंड्स किंग फ्रांसिस लुइस X14 टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क इन द हिस्ट्री। ये आप पढ़ ही चुके होंगे। एलिजाबेथ II जो हैं वो, क्वीन एलिजाबेथ II जो आपकी ब्रिटेन की, यूके की जो क्वीन हैं, वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क बन गई हैं। मतलब अभी तक हिस्ट्री में इनसे ज़्यादा रूल किसी ने नहीं किया। 70 ईयर्स ऑन थ्रोन हो गए इनको, ठीक है। 70 ईयर्स से यही क्वीन है वहाँ की। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंडियन रेलवेज लॉन्चेस फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। ये स्कीम का नाम आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी यही है। ये जो आपकी ट्रेन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? कोयम्बटूर के नॉर्थ रेलवे स्टेशन तमिलनाडु से। कहाँ के लिए? साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। मतलब आप सिर्फ कोयम्बटूर टू शिरडी याद रख सकते हैं या तमिलनाडु टू महाराष्ट्र। ये जो है पहली इंडिया की ना पहली प्राइवेट ट्रेन है, ये प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने पहली ट्रेन है, तो इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने 150 गर्ल्स को रेस्क्यू किया एक ऑपरेशन के अंडर। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? महिला सुरक्षा। इसमें जितनी भी वेमेन पैसेंजर होंगी उनकी ट्रैवल के दौरान सेफ्टी के लिए ये जो ऑपरेशन था ये स्टार्ट किया गया था, और इसमें अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से 150 गर्ल्स को बचाया गया है, ठीक है। जो मानव तस्करी होती है उसमें 150 गर्ल्स को भी रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा एक और स्कीम थी ऐसी ही जो इसी पर्पज़ से लॉन्च की गई थी, उसका नाम है मेरी सहेली, ठीक है। तो ये जो बाकी भी स्कीम्स होती हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए हमने ये वाली भी इंक्लूड कर दी। इसका भी सेम पर्पज़ है कि ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्ट, जो जर्नी के दौरान जो भी लेडीज़ होंगी उनकी सेफ्टी इसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल मेड बाय द यूरोपियन कमीशन इन 2021 टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035। अब देखो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उन्होंने ना पहले जब यूरोपियन कमीशन हुई थी ना 2021 में, उसमें एक प्रपोजल इन्होंने रखा था कि देखो हम जो डीजल और पेट्रोल वाली कार्स है ना उसको 2035 तक बंद कर देते हैं। वो मार्केट में आएंगी, उनकी सेल ही बंद कर देंगे बिल्कुल। किस लिए? अगर उनकी सेल बंद हो जाएगी तो भी मतलब गाड़ियों की तो डिमांड उतनी होगी ना। तो ये बेसिकली इसलिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए। अगर पेट्रोल और डीजल वाली कार्स होंगी ही नहीं मार्केट में, 2035 तक नहीं होंगी अभी से लेके, तो जो भी लोग होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही परचेज़ करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलना मतलब कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ रहा है दुनिया में उसको थोड़ा रिड्यूस करना है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना,
ठीक है। तो ये उस क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ये जो स्टेप है इसको उठाया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट अपॉइंट्स 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ RBI सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। 4 साल के लिए 4 नए जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने RBI के लिए। वो कौन कौन है? आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल एंड रविंद्र ढोलकिया। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड होमोसेप, अ रोबोट टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया, इज ऑल सेट फॉर फील्ड डिप्लॉयमेंट इन तमिलनाडु। अब ये क्या है? IIT मद्रास ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोसेप। ये किसके लिए बनाया गया है? जितनी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है कि मतलब जो नालियों वगैरह की सफाई होती है ना, वो कभी कभी इवन जो आपके सेफ्टी टैंक्स वगैरह होते हैं उसकी भी जो सफाई होती है वो अभी जैसे यहाँ पर जो ह्यूमन लेबर है वो खुद करती है, उसमें उनकी जान को बहुत खतरा रहता है। अगर वो उसमें गिर जाए तो वो मर सकते हैं, वो इतना डेंजरस होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए IIT मद्रास ने ये जो रोबोट है ये बनाया है। इसकी जो अभी चेक होने वाला है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट होने वाली है वो तमिलनाडु में ही होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई-स्टैंपिंग फैसिलिटी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी स्टैम्प पेपर्स वगैरह वाली फैसिलिटी होती है उसको ना इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, ताकि जो स्टैंपिंग का जितना भी खर्चा रहता है ना उसको बचाया जा सके, ठीक है। और अभी तक जैसे आप अगर नॉर्मल स्टैंपिंग की बात करें तो वो होती थी स्टैम्प पेपर्स की वैल्यू आपकी ना 20,000 अबव होती थी, कि 20,000 से अबव के स्टैम्प पेपर्स आपके लिए अवेलेबल होते थे। बट इस एक फैसिलिटी में ₹1 से लेके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ₹1 से स्टैम्प पेपर्स जो हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप उठाया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंडियाज़ एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड एज ही थ्रू 89.30 मीटर्स। अब ये नया रिकॉर्ड बना दिया है नीरज चोपड़ा ने। कहाँ पर बनाया है ये? पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड में ये गेम्स के लिए गए हुए थे, वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 49.30 मीटर्स का। इससे पहले इनका जो रिकॉर्ड है वो था 88.07 मीटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट किया है नए PM को सोमालिया के लिए, और उनका क्या नाम है? हमजा अब्दी बरे। ये नए PM बन गए हैं सोमालिया के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऑबिचुरी का, रिनाउंड क्रिटिक एंड लिंग्विस्ट प्रोफेसर गोपी चंद नारंग पासेस अवे। आपको सिर्फ इनकी नाम और प्रोफेशन याद होना चाहिए। गोपी चंद नारंग जो हैं वो लिंग्विस्ट प्रोफेसर थे, या मतलब लैंग्वेज लिटरेचर के एक प्रोफेसर थे, तो इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास US प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ नॉमिनेटेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट राधा यंगर प्लम। सबसे पहले इनका नाम आपको याद रखना है, राधा यंगर प्लम। ये एक इंडियन नेशनल हैं, मतलब इंडियन बॉर्न एक लेडी हैं। इनको अपॉइंट कर दिया गया है US प्रेसिडेंट जो बिडेन द्वारा। किस पोस्ट पे? डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट। इस पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया। आपके लिए मेनली इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, राधा यंगर प्लम। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टील स्लैग 6 लेन हाईवे इन सूरत गुजरात। हमने इसके बारे में बात की थी कि इंडिया का पहला जो स्टील रोड बनने वाला है, जो स्टील के वेस्ट मटेरियल से बना है, वो सूरत गुजरात में बना है। अब उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है किसके द्वारा? रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हमारे इंडिया के स्टील मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। NDB के प्रेसिडेंट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स बैंक है, उसके प्रेसिडेंट का नाम आपने मुझे बताना है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और बताना है आपने कि एक ब्रिक्स का ना समिट होता है जैसे, तो 2022 वाला जो ब्रिक्स समिट है उसमें चेयर किसको बना दिया गया ब्रिक्स की, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हर साल वो फिक्स होता है कि कौन सी चेयर होने वाली है, और उसके बाद कौन सी, वो भी फिक्स है। तो आपको मुझे बताना है इस बार की कौन सी चेयर है, किस कंट्री को इसका चेयर बना दिया गया। नेक्स्ट है हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत बार डिस्कस किया है ये भी। थर्ड है CEO ऑफ एप्पल। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, तीनों के आपने आंसर देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी इसमें आज के सेशन में कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।